हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ राजपत्र से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 13 फरवरी को छत्तीसगढ़ राजपत्र प्रकाशित हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ राजपत्र 2019 में कुछ आंशिक संशोधन किए गए हैं। इस प्रकार जो भर्ती नियम 2019 थे, अब वे छत्तीसगढ़ स्कूल से शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2026 कहलाएंगे। तो आगे जितनी भी भर्ती या पदोन्नति होंगे वे सभी इसी नियम भर्ती के तहत ही होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इसके कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को। सबसे पहले हम देखते हैं सीधी भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। तो सबसे पहले आयु की बात कर लेते हैं। तो वर्ष जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, उस वर्ष जनवरी के प्रथम दिन में अभ्यर्थी ने अनुसूची में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो, अर्थात जिस वर्ष में भर्ती आता है, जैसे कि 2026, 26, 27 या फिर 28, और कोई भी महीना में विज्ञापन प्रकाशित हो, चाहे वह अक्टूबर हो या नवंबर या फिर दिसंबर हो, पर उसकी आयु की जो गणना है उस वर्ष के जनवरी 1 अर्थात 1 जनवरी को आयु की गणना की जाएगी। तो अब यहाँ आयु कितनी कितनी होनी चाहिए उसे भी एक एक करके समझते हैं। तो भर्ती नियम की जो न्यूनतम आयु है वह 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो है वह 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब इसमें देखते हैं आयु में क्या क्या छूट दिया गया है। तो सबसे पहला है एसटी, एससी, ओबीसी। ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर पुरुष वर्ग की बात करते हैं। तो इन वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो जैसे कि 35 वर्ष प्लस 5 वर्ष की छूट होने से उनकी अधिकतम आयु जो है वह 40 वर्ष की हो जाएगी। अब दूसरा देखते हैं एसटी, एससी, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का। ओबीसी का जो नॉन क्रीमिलियर है वो महिला वर्ग की बात करती हैं। तो महिला वर्ग में इन वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की आयु छूट प्रदान की जाएगी, अर्थात 35 वर्ष प्लस 10 वर्ष का छूट हो जाएगा, तो इसकी अधिकतम आयु 45 वर्ष की हो जाएगी। उसके बाद तीसरा देखते हैं दिव्यांग अभ्यर्थी। तो दिव्यांग अभ्यर्थियों को आयु में छूट भर्ती नियम तथा शासन के निर्देशानुसार प्रदान की जाएगी। उसके बाद अगला देख लेते हैं 1984 के अधीन अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन दंपतियों को 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। उसके बाद अगला है शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान एवं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। तो इन सभी अभ्यर्थियों को क्या है 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। उसके बाद अगला है भूतपूर्व सैनिक। तो भूतपूर्व सैनिकों को आयु में छूट उनकी सेवा अवधि के आधार पर प्रदान की जाएगी। उसके बाद अगला देखते हैं शासकीय सेवक। जो शासकीय सेवक रहेंगे उनकी अधिकतम आयु 38 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद कुछ नोट देख लेते हैं। तो उपरोक्त संवर्गों को किसी एक या एक से अधिक आधार पर आयु में छूट प्राप्त होने के पश्चात भी अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जो अभ्यर्थी जो रहेंगे उनकी आयु जो है वह 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं शैक्षणिक अर्हताएं। तो अभ्यर्थी के पास विभिन्न शैक्षणिक पदों के अनुसार अलग अलग शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए। तो पहला बात करते हैं सहायक शिक्षक की, क्या क्या इनके पास होना चाहिए। तो सहायक शिक्षक जो है वर्ग 3 की बात करते हैं, तो इनके पास 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, डीएड, डीएलएड या फिर समकक्ष प्रशिक्षण होना चाहिए। उसके साथ साथ टेट, सीजी टेट, सी टेट, ये सभी प्राइमरी लेवल का टेट पास होना अनिवार्य है। तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 12वीं कक्षा में न्यूनतम 50% के अंक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और जो आरक्षित वर्ग हैं एसटी, एससी, ओबीसी की बात किया जाए तो इन अभ्यर्थियों को 45% अंकों तक की छूट प्रदान की जाएगी। उसके बाद अगला बात करते हैं शिक्षक वर्ग, वर्ग 2 की। तो शिक्षक वर्ग के लिए संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए साथ साथ या फिर डीएलएड होना चाहिए। उसके बाद उनको सीजी टेट या फिर सी टेट मिडिल लेवल का टेट पास होना चाहिए। उसके बाद अगला देखते हैं व्याख्याता, वर्ग 1 की बात करते हैं। तो संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन
उत्तीर्ण होना चाहिए और इसके साथ साथ अभ्यर्थी को बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। तो ये सभी उनके पास होना चाहिए। ये हो गया आपका शैक्षणिक अर्हताएं। उसके बाद बात करते हैं निहरता। निहरता के बारे में चर्चा करते हैं। तो निहरता क्या क्या है, पहला देखते हैं, कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां हों और सभी जीवित हों उसे पात्रता की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं, ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो वह पात्र नहीं होंगे। तो ऐसी महिला जो ऐसे पुरुष से विवाह करेगा जिसकी पहले से ही एक पत्नी है और वो भी क्या है, जीवित है, तो वह क्या है, परीक्षा के पात्र में नहीं होंगे। उसके बाद तीसरा है, ऐसा अभ्यर्थी जिसे किसी महिला के विरुद्ध आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया हो पात्रता की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थियों को क्या है, किसी महिला के विरुद्ध जो है अपराधी दोषी ठहराया गया हो वह क्या है, परीक्षा के पात्र में नहीं आएंगे। उसके बाद अगला है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने न्यूनतम निर्धारित आयु से पहले विवाह किया हो वे पात्रता की श्रेणी में नहीं आएंगे। जिनकी विवाह की आयु नहीं हुई है, उसके विवाह की आयु से पहले ही उनका शादी हो गया हो वह भी क्या है, पात्रता की श्रेणी में नहीं आएंगे। उसके बाद अगला बात करते हैं परिवीक्षा अवधि। परिवीक्षा अवधि की बात करते हैं। तो अभ्यर्थी के चयन होने पर उसकी नियुक्ति तिथि से आगामी 3 वर्ष तक उसे परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा। जब उसका नियुक्ति, जिस डेट में उसका नियुक्ति होगा उस डेट से 3 वर्ष तक वो क्या है, परिवीक्षा अवधि में रहेगा। यदि इन 3 वर्षों के दौरान अभ्यर्थी के कर्तव्यों के प्रति कार्य में असंतोष पाया जाता है तो विभाग या शासन द्वारा परिवीक्षा अवधि में 1 वर्ष तक की वृद्धि की जा सकती है। तो इस परिवीक्षा के अवधि के दौरान जो अभ्यर्थी हैं उसके कार्य में असंतोष अगर कुछ भी दिखाई देगा तो विभाग के द्वारा उनकी परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष तक बढ़ा दी जा सकती है। ठीक है, ये हो गया परिवीक्षा अवधि। अब अगला देखते हैं पद, श्रेणी, वेतन मैट्रिक्स लेवल और मूल वेतन की बात करते हैं। तो देखिए, पद में सहायक शिक्षक जो है ये आ जाते हैं तृतीय श्रेणी में। सहायक शिक्षक आ जाते हैं तृतीय श्रेणी में और इनका वेतन मैट्रिक्स लेवल जो है वो 6वां होता है। इसका वेतन जो है वो 25,300 रुपये होता है। उसके बाद बात करते हैं शिक्षक की। तो शिक्षक भी क्या है, ये तृतीय श्रेणी में आते हैं। इनका वेतन मैट्रिक्स लेवल है वो 8वां होता है और इसका मूल वेतन 35,400 रुपये होता है। उसके बाद बात करते हैं व्याख्याता की। तो व्याख्याता क्या है, द्वितीय श्रेणी में आता है और इनका वेतन मैट्रिक्स लेवल होता है 9 और इनका मूल वेतन हो जाता है 38,100 रुपये। तो ये हमने बात कर लिया पद, श्रेणी, वेतन मैट्रिक्स लेवल और मूल वेतन की। उसके बाद अगला हम समझते हैं पद का नाम, सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत। तो देखिए, सहायक शिक्षक जो है वो 100% सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और जो शिक्षक है वो 50% सीधी भर्ती से भरा जाएगा और 50% जो है वो पदोन्नति के द्वारा भरा जाएगा। जैसे कि 50% उन लोग को देंगे जो सहायक शिक्षक से पदोन्नति होकर आएंगे, वो 50% शिक्षक में भरे जाएंगे। उसके बाद व्याख्याता की बात करते हैं। तो व्याख्याता 50% जो है वो सीधी भर्ती के द्वारा भरा जाएगा और बाकी जो 50% है वह पदोन्नति से भरा जाएगा। तो किनको पदोन्नति किया जाएगा, तो प्राथमिक शिक्षा, प्रधान पाठक एवं शिक्षकों की पदोन्नति के द्वारा जो व्याख्याता के पद है 50% उसको भरा जाएगा। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ राजपत्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।